हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का एक वीडियो, अम्ल, क्षार और लवण। इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल जिसे कि अंग्रेजी में हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं, भस्म या क्षार जिसे आप कहते हैं, बेस, और लवण जिसे हम लोग सॉल्ट के नाम से, नमक भी कह सकते हैं इसको। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। बात करते हैं अम्ल की। अम्ल क्या है, एसिड क्या है? तो एसिड के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना वक्तव्य दिए हैं, उसके बारे में अलग अलग उत्तर बताए हैं। तो आखिर कौन वैज्ञानिकों ने क्या बताया? जैसे कि यहाँ हमने लिखा है आरहेनियम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यह बताया कि जब कोई यौगिक जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस यानी पॉजिटिव आयन को प्रदान करता हो तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। यह किन्होंने बताया? आरहेनियम। उसी प्रकार इन बर्नस्टेड और लॉरी, इन दोनों की जो है थ्योरी के अनुसार, सिद्धांत, लॉरी थ्योरी आता है, सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यह बताया कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो किसी दूसरे यौगिक को हमेशा प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। मेरे भाई स्पष्ट है, प्रोटॉन का जो आवेश है पॉजिटिव है, और जब हमारे पास धन अधिक हो, सिंपली है, इसको इस प्रकार याद रखना है कि जब हमारे पास धन अधिक हो तब हम उसे गरीबों में क्या करेंगे? बांटेंगे। और जब हम खुद गरीब हैं तो क्या हम किसी को दे सकते हैं? नहीं, उस समय लेने का जो है हमें आशा रहता है। तो यहाँ पॉजिटिव की बात हो रही है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आवेश है मतलब देने की क्षमता है। यहाँ भी हमने लिखा था हाइड्रोजन प्लस, यानी कि हाइड्रोजन का जो आवेश है धन आवेश होगा, और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ धन आवेश। तो पॉइंट ये हो गया कि लॉरी सिद्धांत के अनुसार या बर्नस्टेड सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि जब कोई यौगिक को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता हो तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। उसी प्रकार लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अलग वक्तव्य दिए। इन्होंने जो है इसी चीज को उलट दिया। मेरे भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है क्या है? ऋण आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन होती है। चलिए इसका आवेश ऋण है, नहीं, मतलब ये हो गया कि इसके पास, अम्ल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की निर्जर जोड़ी बनाने का, ये एक्सेप्ट करने का पावर होता है। सिंपली माइनस को यह लेगा, लेकिन पॉजिटिव है तो देगा नहीं। तो यही बात यहाँ हमने बताया कि प्रोटॉन को देने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन को सीधी सीधी भाषा में बोल दे तो लेने की क्षमता रखता है कौन? अम्ल। यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर से सुनिए, प्रोटॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस पर हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन का धन आवेश होगा। यह आरहेनियम का नियम है। आगे की बात करेंगे तो रॉबर्ट बॉयल ने भी जो है अम्ल के बारे में बताया। अम्ल के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वैसे पदार्थ जिसमें खट्टापन हो, क्या हो? खट्टा, उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। डायरेक्ट वे में कोई भी खट्टे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ये कौन बताए? रॉबर्ट बॉयल ने बताया। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया
कि यह जो अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, अम्ल करने का मतलब एसिड, सिंपली याद करने के लिए, अगर एसिड किसी के ऊपर गिरा दिया जाए तो क्या होगा, हमारे ऊपर अगर एसिड फेंक दिया जाए तो होगा यूं कि हमारे जो शरीर का जो है खाल है बाहर निकल जाएगा और हमारे अंदर से खून निकलना चालू होगा। अब खून का रंग लाल होता है, मतलब यह स्पष्ट हो गया कि एसिड के कारण कोई भी चीज लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्वाद में भी खट्टा हो गया, नीले लिटमस पत्र को लाल भी कर दिया। साथ ही साथ इसके पास किसी भी वस्तु को तोड़ने की क्षमता होती है। किसके पास, एसिड के पास। तो इस प्रकार से जो है एसिड के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसका आंसर दिया। बात करेंगे तो एसिड जो है हमारे कुछ काम में भी आते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी है, दोनों है, फायदेमंद भी है और हानिकारक भी है। हमारे दैनिक जीवन में जो है हम लोग प्रत्येक दिन एसिड का प्रयोग करते हैं, अम्ल का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन को जो पचाने का काम करता है हमारे पेट में, कौन करता है, एसिड ही करता है, अम्ल ही करता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अमाशय में बनते रहता है। तो आखिर यह HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हमारे भोजन को जो है तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों। अभी हमने तुरंत बताया था कि एसिड जो है खट्टा भी है और लाल नीले लिटमस पत्र को लाल भी कर देता है और किसी भी वस्तु को तोड़ने की क्षमता रखता है। यानी कि हमारे अंदर जो है भोजन को पूरी तरह से छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कौन करता है, एसिड करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एसिड का काम। और क्या आगे की बात करेंगे तो एसिड हमारे दैनिक जीवन में और हमें कहाँ मिलते हैं, तो देखिए कहाँ मिलते हैं, मेथनोइक अम्ल, आपने नाम सुना होगा। यह जो है बिच्छू के डंक में पाया जाता है। देखते हैं बिच्छू जब किसी को डंक मार दे तो उसमें जलन होती है। तो जलन होने का कारण क्या है, क्योंकि उसके डंक में जो है एसिड पाया जाता है जिसके कारण जलन होता है। तो कौन सा एसिड, मेथनोइक एसिड, किसमें, तो बिच्छू के डंक में। चलिए लिख दिए बिच्छू के डंक में। इतना ही नहीं, चींटी काटने पर भी जलन होता है। मतलब चींटी में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी में भी आपका कौन अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। यहाँ मेरे भाई पॉइंट यहाँ दो होगा। चींटी में दो प्रकार के अम्ल होते हैं, एक मेथनोइक और दूसरा लैक्टिक, दो अम्ल होते हैं। एक काटने पर जलन देता है, ठीक है, और मेथनोइक अम्ल भी चींटी में ही पाया जाता है। तो अब जो है अब के एग्जाम में हमने देखा है कि अब के एग्जाम में अक्सर जो है मेथनोइक अम्ल ही चेक किया जाता है। तो आप इसे ही ध्यान पे रखेंगे नहीं, तो इस प्रकार से। चलिए आगे की बात करेंगे। कहीं कहीं दे देता है फॉर्मिक अम्ल, तो इससे घबराना नहीं है। अब के एग्जाम में हमने 2-3 एग्जाम के प्रश्न को देखा, उसमें मेथनोइक अम्ल को ही चेकआउट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि चींटी में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक, और बिच्छू के डंक में भी। आगे की बात करेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में जो है, अगर किसी कपड़े पे दाग और धब्बा लग गया हो तो उसे हटाने के लिए जो है हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे लैक्टिक अम्ल की, तो खट्टे दूध, दही, जो भी हो इस प्रकार से, पनीर, जो भी इस टाइप से हो, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट, अगर उसमें आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप स्पष्ट कहेंगे कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। यहाँ हम लिख देते हैं दूध या दही। ये भी आपको याद रखना है, हम लोग प्रत्येक दिन इसका सेवन करते हैं अम्ल का। आगे बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है, और बात करेंगे टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है और सिट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है। बात करेंगे एसिटिक, तो इसका प्रयोग हम लोग
एक मिनट, Ca टार्टेरिक, इसका इमली में और अंगूर में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग, एसिटिक हो गया, सिट्रिक, नींबू और संतरा, एसिटिक हो गया, आचार नहीं, इस प्रकार से। तो आचार वगैरह में अगर आपसे पूछा जाए कि किस अम्ल का प्रयोग होता है तो एसिटिक अम्ल, उसी प्रकार टार्टेरिक अम्ल, तो इमली और अंगूर दोनों में टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सिट्रिक अम्ल का तो नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। अचार के अलावा भी यहाँ आपको मिलेगा क्या, सोरा, तो ये सभी चीज में जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे तो नींबू में, सॉरी नींबू तो लिख दिए ना, सेब में, तो इसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग चीजों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे तो ये तो अम्ल की बात हुई, क्षार क्या है, बेस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी इन सभी वैज्ञानिकों के अनुसार बात कर रहा हूं। एक और तरीका जो है हमारे यहाँ जानने का वो सबसे लास्ट में हम देखेंगे। जब क्षार की बात करते हैं तो क्षार भी दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील। जल में बिल्कुल नहीं घुलते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग भस्म कहते हैं। वैसा यौगिक जो जल में घुलनशील हो उसे हम लोग भस्म कहते हैं। यानी भस्म और क्षार कोई अलग नहीं है, एक ही है। क्षार लिखा हुआ मिले तो भी सही है और भस्म लिखा हुआ मिले तो भी सही है, लेकिन भस्म जल में घुलनशील होता है। और अभी हमने तुरंत बोला कि क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक घुलनशील और एक अघुलनशील। ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है ये सभी अघुलनशील है। और बात करेंगे क्षार की तो इसमें भी वही बात, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ ये क्या होगा, आर एन एम के अनुसार हाइड्रोजन निगेटिव होगा। साथ ही साथ जो है यह जो है प्रोटॉन को, यहाँ देख रहे थे कि प्रोटॉन को प्रदान करने की क्षमता थी, तो इसके पास क्या होगा, लेने की क्षमता, मतलब प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी इसके पास। किसके पास, क्षार। वैसा यौगिक जो प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अलग शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि वैसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता हो। इलेक्ट्रॉन को देगा, गरीब है ना बेचारा, तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ले जाओ भाई। इलेक्ट्रॉन माइनस में, पहले से माइनस में था, तो इलेक्ट्रॉन को जो देने की क्षमता रखता हो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। या प्रोटॉन को लेने की जो क्षमता रखता हो उसे हम क्षार कहते हैं। या जिसके ऊपर हाइड्रोजन ऋण आयन हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्षार कह सकते हैं। तो तीन प्रकार के डिफिनेशन इन तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार। और चौथा रॉबर्ट बॉयल का जो है नियम, उसके अनुसार ये होगा कि क्षार जो है टेस्ट में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। साथ ही साथ क्षार जो है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है। इसके लिए एक ट्रिक भी हमने बनाया था। अनिल छोलनी लेकर भागा। खाना बना रहे थे, बेचारे को बोल दिए कि खाने के लिए नहीं देंगे अनिल को, तो अनिल क्या किया, छोलनी लेकर के ही भाग गया। अनिल छोलनी लेकर भाग गया या भागा नहीं। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और छ से क्षार, ल से लाल, अनि से नीला, मतलब क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये ट्रिक की सहायता से जो है आप याद रख सकते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इस ध्यान पे आप रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो हमारे यहाँ दैनिक जीवन में भस्म का जो है बहुत सारा प्रयोग है।
क्या क्या प्रयोग हम लोग देखते हैं, जैसे कि बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसका जो है रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है, इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब बात करेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग जल को मीठा करने में करते हैं। इतना ही, जल को मीठा करने में नहीं, बल्कि शरीर पर से अगर यह जो स्किन है, अगर इस पर से जो है बाल को हटाना हो, सिर्फ बाल को हटाना हो, तो भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। यानी चमड़े उद्योग में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, चर्म उद्योग में। और बात करेंगे साथ ही साथ मरहम पट्टी में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी इसी का प्रयोग होता है। घर की पुताई जब हम लोग करते हैं तो जो चूना का प्रयोग करते हैं उसमें भी कौन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कितने जगहों पर किया जाता है। और यह है क्या, तो यह भस्म है। आगे की बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप कह सकते हैं इसको। बात इसकी करेंगे तो इसका प्रयोग जो है कपड़ा उद्योग में किया जाता है और कागज उद्योग में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, साथ साथ जो है दवा बनाने में जो है हमारे यहाँ इसी का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने में, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बना है, तो जब तक आप पेट्रोलियम को प्यूरिफाई नहीं कीजिएगा तो पेट्रोल का निर्माण होगा कैसे, केरोसिन का निर्माण होगा कैसे, डीजल का निर्माण होगा कैसे। तो उन सभी चीजों का निर्माण जो है एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर जो है पेट्रोलियम को गर्म करने के पश्चात, प्यूरिफाई करने के पश्चात जो है किया जाता है। तो पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने में या शुद्धिकरण करने में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे की बात करेंगे, साथ ही साथ साबुन बनाने में भी जो है हम लोग इसी का, यानी डिटर्जेंट में जो है बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। ये चीज एग्जाम्पल आपको ध्यान पे रखने हैं। अंतिम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, MgOH का होल 2। नहीं, बात करेंगे इसकी, यह जो है पेट की जो है अम्लीयता उसको दूर करता है। पेट में अधिक अगर अम्ल हो जाए उसे दूर करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। प्रश्न में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है रासायनिक सूत्र पूछा जा चुका है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कोई और नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके बारे में, और इसका उपयोग को भी आपने देखा। आगे की बात करेंगे तो लवण, लवण क्या है, वैसे पदार्थ जो हमें नमकीन लगे वह लवण है। साधारण भाषा में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लवण का उपयोग हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे कि हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड कहिए या तो साधारण भाषा में साधारण नमक कहिए। इसका प्रयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं, सामान्य रूप से लोग इसे खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार लवण का ही प्रकार है NaCO3, कहने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रयोग हम लोग जो है, जिसे कि साधारण भाषा की बात करेंगे तो खाने का सोडा, इसी को कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसका प्रयोग हम लोग सामान्य रूप से दैनिक जीवन में जो है खाने के लिए लाते हैं। और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड वाले जो हैं, यानी अग्निशामक में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। जब बाई लगा हुआ रहे मतलब खाने वाला, और सिर्फ कार्बोनेट रहे मतलब धोने वाला। यहाँ जैसे ही नीचे आप देखेंगे तो हमने लिख दिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग कहाँ होता है,
तो इसका प्रयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में कपड़े की धुलाई में किया जाता है, या साबुन के रूप में इसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में लाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन, सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने के लिए या साबुन डायरेक्ट आप लिख दें, साबुन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और आगे की बात करेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब बात करेंगे, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसका जो है प्रयोग हमारे यहाँ डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे भी ध्यान पे रखेंगे। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की जब हम लोग बात करेंगे, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। यानी इसका प्रयोग हम लोग कहाँ लाते हैं, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में लाते हैं। बम वगैरह बनाने में हर एक जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान पे रखना है। आगे की बात करेंगे तो अम्ल और क्षार को तो हमने इस तरीके से देखा। अब आते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, जिसका पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके अनुसार से हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या होगा या किसे कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे। बात करते हैं पीएच स्केल की, पीएच मान की, तो इसके बारे में जो है हमें सबसे पहली बार बताने वाले व्यक्ति 1909 में कोई और नहीं, सोरेनसन थे। कौन थे? सोरेनसन। यानी पीएच स्केल का खोज कौन किया, अगर स्पष्ट आपसे पूछ दिया जाए तो आपका आंसर होगा सोरेनसन ने किया। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, तो मेरे भाई जरा गौर करेंगे। सॉरी, यहां समझेंगे। हमने बीचों बीच में 7 रखा, तो यहां 0। जब 7 इस ओर आएंगे तो 7 उधर भी जाना होगा, यानी कितना, 14। यानी पीएच स्केल के लिए हमें कुल डिजिट की संख्या कितनी चाहिए, 0 से लेकर के 14 तक। इसी में जो है हम लोग हर एक चीजों के बारे में जान लेंगे। जब कोई वस्तु का पीएच मान पूरे 7 हो तो उसे हम लोग नेचुरल कहेंगे। इसी को हम लोग जो है इसकी भाषा में उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन। उदासीन यानी जब किसी वस्तु का पीएच मान 7 हो तो वह वस्तु उदासीन होगा। लेकिन जब 7 से अधिक हो और 14 से कम हो, 7 से अधिक और 14 से कम, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय वस्तु है। कैसा है? क्षारीय है। और जब 0 से 7 के बीच में किसी वस्तु का पीएच मान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वह अम्लीय वस्तु है। यानी अम्ल क्षार का डिफिनेशन यहां से भी आप कह सकते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो अम्ल कहलाएगा और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो क्षार कहलाएगा। चलिए यहां भी 2 उत्तर आपको मिला। यहां याद करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे चीज हैं जिसका पीएच मान निकाला जा चुका है और इसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा करता है या पूछा जाता है। सबसे पहली बात कि हमारे पूरे शरीर का पीएच मान कितना से कितना के बीच हो सकता है, तो 7 से लेकर के 7.8 तक जो है हमारे पूरे बॉडी का पीएच मान बताया जाता है। किंतु अगर इस पीएच मान में 0.2 का अगर बदलाव किया जाए, 0.2 का जो है बदलाव किया जाए तो व्यक्ति का मृत्यु तक हो सकता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी में कि व्यक्ति के पीएच मान में जो है, मानव के पीएच मान में जो है कितना बदलाव करने से उसका मृत्यु हो सकता है, तो 0.2।
आपको याद रखना है, यहाँ हमने लिख भी दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे तो हमारे पूरे उम्र में आपको पता है कि एक समय आते आते जो है मनुष्य का सारे दांत जो है झड़ जाते हैं, जबकि पूरे जो है बॉडी का सबसे मजबूत अंग जबड़े का अंग है, जिसे हम लोग एनामेल के नाम से जानते हैं, और उसी में जो है हमारा दांत चिपका हुआ होता है। नहीं तो आखिर जो है दांत गिर कब जाते हैं? दांत का भी जो है पीएच मान होता है पूरे पूरे कितना 5.5। अगर 5.5 हो जाए, सॉरी, अगर 5.5 पीएच मान हो जाए तो दांत जो है मनुष्य का झड़ जाएगा, गिर जाएगा। आप बिना दांत के हो जाएंगे कब? जब पीएच मान कितना हो जाए 5.5। यानी मनुष्य के दांत का पीएच मान कितना होना चाहिए? प्रश्न अब ये आता है, कितना होना चाहिए? तो भाई मेरे दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। 4 प्रकार के दांत नीचे और 4 प्रकार के दांत ऊपर। ऐसा नहीं कि कह दिए कि 8 प्रकार के दांत हो गए, हम 4 ही प्रकार के बोल रहे हैं। तो 4 प्रकार के नीचे, वही 4 प्रकार के ऊपर, तो 4 और 4 8। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दांत का मान पीएच मान 8 होता है, और वही घट करके अगर 5.5 आ जाए तो दांत आपके क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। आइए कुछ और भी है हमारे सामने लिखे हुए, कुछ वस्तु, कुछ चीज, तो उसका पीएच मान कितना होता है ये बहुत जरूरी है आपको याद रखने हैं। जैसे समुद्री जल की बात करेंगे तो इसका पीएच मान 8.4 होता है। अब आप यहाँ से 2 बात बता सकते हैं कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, साथ ही साथ यह जो है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। उसी प्रकार जल की बात करेंगे तो जल मतलब प्राकृतिक जल, मतलब वर्षा के जल की मैं बात कर रहा हूं, इसका पीएच मान पूरे पूरे 7 होता है। कितना होता है? 7। मतलब जल क्या है? उदासीन होता है। कौन सा जल उदासीन होता है? तो वर्षा का जल उदासीन होता है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि H2O का जो है पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई H2O जो है जल का ये रासायनिक सूत्र है, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। नहीं, समुद्री जल के जगह पे समुद्री जल ना देकर के देगा D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग भारी जल कहते हैं, समुद्री जल से ही प्राप्त होता है। तो इसका भी आंसर इतना ही होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की बात करेंगे तो नमक, नमक का भी जो है पीएच मान पूरे पूरे 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान पे रखने हैं। आगे की बात करेंगे, अगर ये 7 याद नहीं रहे तो आपको एकदम सिंपली एक सॉन्ग आपको याद होगा, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। कुछ नहीं, 7 समुंदर, 7 पीएच मान है किसका? जल का। और समुंदर में क्या होता है? जल होता है, और उसी जल से जो है क्या बनता है? नमक बनता है। तो इन दोनों का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, ये तरीका है याद रखने का। आगे की बात करेंगे तो रक्त, रक्त भी जो है पूरी तरह से कह नहीं लेकिन अधूरा कह सकते हैं कि रक्त भी मिश्रण जल का ही है। रक्त भी है जो लिक्विड होता है, मतलब ये भी लगभग 7 के आसपास है, तो 7.4 है, यह भी ज्यादा नहीं है, 4 कदम जो है आगे है बस। कौन? रक्त। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, रंग बदल गया है, तो उसके लिए अलग से आपको याद रखना 4, कितना? 7.4। यानी रक्त भी क्या है? तो क्षारीय है। आगे की बात करेंगे तो लार, लार का भी जो है पीएच मान 6 कितना होता है? 5 होता है। नहीं, तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हैं। नहीं अगर याद रहे तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, 65 साल का बूढ़ा अगर कोई व्यक्ति हो जाए या बूढ़ी हो जाए तो अक्सर हर एक चीज जो है उन्हें खाने का मन करता है, कोई भी चीज देख करके लार टपका देंगे। नहीं, उस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं 6.5। आगे बात करेंगे तो मूत्र, कहा जाता है सामान्य लोग को जो है एक दिन में 5 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए और 6 लीटर निकालना चाहिए। याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं,
यानी कि मूत्र का जो है पीएच मान कितना होगा 6। ये पीएच मान है, यानी अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, स्पष्ट है, 7 से कम है यानी अम्लीय होगा, नो डाउट। आगे की बात करेंगे तो दूध, इसका भी पीएच मान जो है 6.4। सिंपली है, दूध का रेट बहुत बढ़ गया है, बढ़ करके कहा कितना पहुंच गया 64 रुपए लीटर पहुंच गया है। कितना 64 रुपए लीटर पहुंच गया है, याद रखिएगा। यानी दूध का यह पीएच मान है, याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। आगे की बात करेंगे तो शराब, 2 घुट मारिए, ज्यादा नहीं, कितना, शराब को 2 घुट मारिए, सामने वाला जो है 1 नहीं 8 वो दिखेगा 2 ये घुट में, मतलब कितना, शराब का पीएच मान जो है 2.8 है, 2 घुट मार करके 8 आदमी दिखाई पड़ेगा। कितना आसान है याद करना, नहीं। उसी प्रकार अगर सिरका की बात करेंगे तो इसका पीएच मान जो है 2.4 होता है। और बात करेंगे नींबू का तो सबसे कम तो नहीं कहेंगे, लेकिन 2.2 नींबू का होता है। और बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, बात करेंगे जब सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका प्रयोग हम लोग बैटरी में करते हैं, H2SO4, इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो इसका पीएच मान सबसे कम होता है, यानी सबसे जो है खतरनाक यही होता है। इसका पीएच मान पूरे 1 होता है, कितना 1। और जो जितना कम होगा उतना ही हार्ड होगा, सबसे डेंजर होगा। इसका पीएच मान जो है 1 है, मतलब यह जो है पूरी तरह से जलनशील होगा, इस प्रकार से। उसी प्रकार बात करेंगे चाय की, चाय का पीएच मान कितना होता है, तो अरे भाई गांव में अभी चाय 5 रुपए कप मिलता है, नहीं, तो चाय का जो है पीएच मान कितना हो गया, 5 रुपए कप तो मिलवे करता है, 5.5। कॉफी का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पीएच मान कितना होता है, तो कॉफी का भी कितना, पूरे 5। कॉफी भी 5 रुपया में, और चाय जो है वो भी 55 रुपया में, चाय 55 रुपया में और कॉफी 5 रुपया में। देख लीजिए, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप देखें कि पीएच स्केल क्या है, अम्ल क्या है, भस्म क्या है, क्षार क्या है, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यह जो टॉपिक है केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए मैं आपके बीच आज लेकर के आया था। हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और बेहतर से जो है आप इसे नोट करेंगे अपने कॉपी पर और पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कितना पहुंचा?